हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जाने हैं रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। पार्ट ए, सेक्शन ए, जो जिसमें कंपल्सरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आंसर देने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ गिवन द कोर पेरिफेरी मॉडल। हाँ जी, कोर पेरिफेरी मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो कोर पेरिफेरी मॉडल जो है वो सबसे पहले दिया था जॉन फ्राइडमैन ने कब दिया था? 1966 के अंदर दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। हाँ जी, कब बना था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? वो बना था 15 मार्च 1950 को बना था। ठीक है, इट वॉज फॉर्मुलेटेड द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, है ना, 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसको जी बनाया गया था। ठीक है ना, जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? तो नीति आयोग का चेयरपर्सन जो है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वही इसके नीति आयोग के चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ जी, कौन सी स्टेट में है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? तो वो है झारखंड के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट मल्टीपर्पज हमारा मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, झारखंड के अंदर है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ जी, कौन सा अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का जिक्र है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 और उसका क्लॉ है 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लोएस्ट लेवल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो लोएस्ट लेवल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया क्या है? लोएस्ट लेवल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है वो है लोएस्ट लेवल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, और वो विलेज लेवल के ऊपर जो है वो की जाती है, उसको हम बोलते हैं विलेज लेवल पे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ट्राइब कौन सी है इंडिया की? वो है भील। ठीक है, कितनी परसेंटेज है उसकी? 38%। 38% ऑफ टोटल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो है किसकी? भील्स की। ठीक है, सबसे ज्यादा ये पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो प्लानिंग के लिए जो है वो जाना जाता है, कौन सी नियोजन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? वो है नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं थिंक टैंक भी बोलते हैं, प्लानिंग के लिए जाना जाता है और जिम्मेदार है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, फुल फॉर्म इसकी नीति आयोग की बता रही हूँ आपको, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। हाँ जी, पीछे पूछा गया था कौन सी ट्राइब है सबसे ज्यादा पाई जाती है, और अब स्टेट पूछ रहे हैं, तो स्टेट कौन सी है? स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब पाई जाती है? वो पाई जाती है भील। ठीक है, भील ट्राइब सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है। मैंने आपको भी बताया कि 39% जो पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो, उसमें से 39% जो पॉपुलेशन है वो है भील्स की, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये ट्राइबल की कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है ट्राइब्स की? तो लोएस्ट सबसे पाई जाती है गोवा के अंदर। ठीक है, लोएस्ट ट्राइब्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी माइक्रो रीजन्स एट लीस्ट मस्ट बी इन अ मैसो रीजन। हाँ जी, मैसो, हर मैसो रीजन के अंतर्गत कितने माइक्रो रीजन्स आते हैं? ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैसो रीजन्स लाई एट द मिडल ऑफ द हायरार्की। ठीक है ना, मैसो रीजन्स जो हैं वो कहाँ पे आते हैं? मिडल ऑफ द हायरार्की के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मिडल ऑफ हायरार्की ऑफ प्लानिंग रीजन। ठीक है, तो कंबाइन इन देमसेल्व्स अ फ्यू, हर मैसो रीजन के अंतर्गत कोई ना कोई माइक्रो रीजन होता है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट इसका आंसर होगा एटलीस्ट 2 माइक्रो रीजन्स, एटलीस्ट 2 माइक्रो रीजन्स
ठीक है ना, एटलीस्ट 2 माइक्रो रीजन कंबाइन टू फॉर्म अ 1 मेसो रीजन, ठीक है। तो एक मेसो रीजन के अंतर्गत एटलीस्ट 2 माइक्रो रीजन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल रीजन एंड फंक्शनल रीजन, ठीक है। फॉर्मल रीजन क्या होता है? समरूप प्रदेश जिसे हम बोलते हैं। समरूप प्रदेश वो प्रदेश होते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है, जिसकी रूपरेखा एक समान है, ठीक है ना, जिसका निर्धारण किसी विशिष्ट मापदंड को ध्यान में रखकर किया जाता है और जो समरूपता को दर्शाता है, ठीक है ना, जो किसको दर्शाता है? एक रूपता, समरूपता को दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं समरूप फॉर्मल रीजन्स, ठीक है। और इसके फॉर एग्जांपल इसके उदाहरण बता रही हूँ आपको फॉर्मल रीजन्स के, जैसे कि उच्चावच जलवायु प्रदेश आ गए हमारे, ठीक है ना, जलवायु क्लाइमेट रीजन, जलवायु प्रदेश, जैसा समरूपता पाई जाती है, एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, ठीक है ना। प्राकृतिक प्रदेश आ गए, प्राकृतिक प्रदेश आ गए, जलवायु प्रदेश आ गए, प्राकृतिक प्रदेश आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे मृदा प्रदेश है ना, जहाँ एक ही प्रकार की मृदा पाई जाएगी, ठीक है ना। वनस्पति प्रदेश आ गए, जहाँ एक ही प्रकार की वनस्पति वेजिटेशन पाई जाएगी, ठीक है ना, उसे बोलेंगे हम फॉर्मल रीजन्स। दूसरे आगे फंक्शनल रीजन्स, हाँ जी, फंक्शनल रीजन किसे बोलेंगे? फंक्शनल रीजन वो रीजन है जो कार्य के लिए जाने जाते हैं, क्रियात्मक प्रदेश हैं, अपने फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक प्रदेश वो प्रदेश हैं जो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि अपने बाजार सेवा के लिए, है ना, जैसे कि शिमला का शहर है, चंडीगढ़ या दिल्ली का शहर है, आपस में क्षेत्र और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलेंगे फंक्शनल रीजन, जो अपने किसी विशिष्ट फंक्शन के लिए, जो साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं कि प्रक्रियात्मक क्षेत्र निर्धारित करने के लिए एक संगम बिंदु शहर या कस्बा हो सकता है, ठीक है ना, वहां पे जो अपने कार्यों के लिए जाने जाएंगे, उनको हम बोलेंगे फंक्शनल रीजन्स। फॉर एग्जांपल आप इसमें भी लिख सकते हैं दिल्ली लिख लीजिए, चंडीगढ़ लिख लीजिए, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आ गया नीति आयोग, हाँ जी, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग वॉज फाउंडेड इन, कब फाउंडेड हुआ? नीति आयोग वॉज फाउंडेड इन 1 जनवरी 2015, ठीक है ना। नीति आयोग को हम क्या बोलते हैं? नीति आयोग को हम बोलते हैं पॉलिसी, क्या है ये पॉलिसी? किनका? जो भी हम नीतियां निर्धारित करते हैं, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ इंडिया if India government which provides input regarding the different programs and policies, याद रखिएगा डिफरेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, जितने भी भारत के मुख्य प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो निर्धारित होती हैं उनको कौन बनाता है? उनको नीति आयोग ही बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा जी, यहाँ पे सारा कवर हो गया। व्हाट इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम? हाँ जी, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईटीडीपी, आईटीडीपी क्या है? आईटीडीपी एक ट्राइबल क्षेत्र को, साधारण शब्दों में बता रही हूँ, ट्राइबल क्षेत्र को डेवलप करने के लिए चलाया गया प्रोग्राम है, जो कब चलाया गया था? जो चलाया गया था 29 अगस्त 1974 को, 29 अगस्त 1974 को ये चलाया गया था। ड्यूरिंग द फिफ्थ, याद रखिएगा, ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत चलाया गया था? 1974 टू 1976, ठीक है, इसके बीच में ये चलाया गया था, ठीक है। कम्स अंडर सोशल जस्टिस एंड पॉवर्टी चिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका उत्थान करना, वहाँ पे डेवलपमेंट देना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना। और मुख्य इसका आइडिया क्या है? आईटीडीपी का मुख्य आइडिया क्या है? टू नैरो द गैप, हाँ जी, जो गैप है, नैरो द डेवलपमेंट गैप बिटवीन ट्राइबल एरियाज एंड अदर एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो बाकी एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज और जो बाकी एरियाज हैं कंट्रीज के, उन सब में जो के बीच में जो गैप उत्पन्न हुआ है उस गैप को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। जैसे कि भारत के अंदर मुख्य रूप से कितनी ट्राइब्स पाई जाती हैं? भारत के अंदर मुख्य रूप से टोटल
टोटल मुख्य रूप से भारत के अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर टोटल जो है वो 20 मुख्य ट्राइब्स जो भारत के अंदर पाई जाती हैं। सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्स जो है जिसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया है वो है गोंड। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है भील, भील के बाद आती है संथाल, ठीक है, संथाल के बाद आती है मुंडा, ठीक है, मुंडा ट्राइब। ये सारी मुख्य ट्राइब्स हैं भारत की, ठीक है। तो इन ट्राइबल एरियाज के उत्थान के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रीजनाइजेशन। हाँ जी, क्षेत्रीकरण, क्षेत्रीकरण किसे बोलते हैं या रीजनाइजेशन। रीजनाइजेशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। रीजनाइजेशन किसे बोलेंगे? क्षेत्रीकरण की प्रक्रिया धरातल पर पाई जाने वाली विविधताओं को सरल रूप में प्रदर्शित करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास भारत का मैप है, ठीक है। भारत के मैप में ये हम दिखा रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? माउंटेनियस रीजन। तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये क्षेत्र जो है ये इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर क्या पाए जाते हैं? वहां पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्षेत्र क्या है? एक समान धरातली इकाइयों की वजह से इसको माउंटेनियस क्षेत्र की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो ये एक अलग क्षेत्र हो गया। ये आ गया ईस्टर्न क्षेत्र, है ना, वेस्टर्न क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्रों के विभाजन के लिए जितनी भी विधियां चुनी जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र की एक विशेषता को, है ना, मैंने अभी जैसे माउंटेनियस बताया, उस क्षेत्र की एक विशेषता या संपूर्ण विशेषताओं में पाई जाने वाली विविधता को दर्शाना होता है, ठीक है ना। जो एक विशेषता पाई जाती है उसको दर्शाना, या इसके अलावा या फिर विशेषताओं में पाई जाने वाली विविधता को दर्शाना क्षेत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी, डिफाइन अ रीजन। हाँ जी, वही बात बोली गई है कि रीजन किसे कहते हैं। तो रीजन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, है ना, रीजन के क्या बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? रीजन, जो कि किसी मुख्य विविधता को, है ना, किसी भूमि के एक टुकड़े को जहाँ विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के आंतरिक रूप में समानता पाई जाती है और वो दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अलग अस्तित्व जो प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं रीजन, ठीक है। अब इसके टाइप्स बोले गए हैं रीजन के। कितने टाइप्स होते हैं? जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर बताया मैंने आपको फॉर्मल रीजन या समरूप प्रदेश, ठीक है, फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन, फॉर्मल रीजन आ गया, फंक्शनल रीजन आ गया, इकोनॉमिक रीजन आ गया, ठीक है, फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। देन प्लानिंग रीजन, है ना, अलग अलग इसके टाइप्स आ गए। प्लानिंग रीजन, प्लानिंग रीजन आ गया। मल्टी लेवल रीजन, है ना, 5 इसके टाइप्स मैंने बताया आपको। मल्टी लेवल रीजन, ठीक है। चलिए ये थे इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेबोरेट इन डिटेल द एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इलेबोरेट इन डिटेल द एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, कौन से हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स? तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन से सबसे पहले जैसे आ गया हमारे वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयज आ गए। फिर आगे दूसरे नंबर पर वेस्टर्न प्लेन आ गए, वेस्टर्न प्लेन के बाद आ गया कच्छ, कच्छ आ गया, ठीक है। कच्छ के बाद आ गया दक्कन प्लेट्यू आ गया, ठीक है, दक्कन, दक्कन प्लेट्यू आ गया। नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया, नॉर्दर्न प्लेन आ गया, ठीक है। देन आ गया सेंट्रल हाईलैंड्स आ गया, सेंट्रल मालवा, सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स, ठीक है, सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार हैं किसके? एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स के, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी का 5th क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी एंड लिमिटेशन इन हिल रीजन्स, ठीक है। तो जो भारत के क्षेत्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र के आधार पर, जैसे कि हिमाचल में है, ठीक है, हिमाचल के मुख्य क्षेत्रों को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आउटर हिमालय आ गया, है ना, आउटर हिमालयाज आ गए जिसकी कम हाइट है। इनर हिमालय आ गया, इनर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। देन आ गया ग्रेट हिमालय जिसकी हाइट बहुत ज्यादा अधिक है ना। देन आ गया ट्रांस हिमालयस, ठीक है, ट्रांस हिमालयस जो सिरमौर और किन्नौर और इन क्षेत्रों में पड़ता है, ठीक है ना। ट्रांस जहाँ पे डेजर्ट एरियाज पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट एरियाज, ठीक है। तो इस प्रकार से
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वही जो मैंने आपको बताया था, राइट इन डिटेल अबाउट द फिजिकल एंड कल्चरल बेसिस, जो मैंने अभी भी आपको बताया हिमाचल के फिजिकल बेसिस एंड कल्चर के आधार पर जहाँ जहाँ पर वेरिएशंस पाई जाएंगी हिमाचल में क्षेत्र के आधार पर, ठीक है ना, जैसे कि किन्नौर है, लाहौल है, जैसे वो जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो अलग अलग वेरिएशंस पाई जाएंगी कल्चर संस्कृति के आधार पर, ठीक है, वहां पर, तो उसके बारे में लिखना है इसमें डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन रीजनल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स फैक्टर्स कंट्रोलिंग रीजनल डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, तो किस प्रकार से किसी क्षेत्र का विकास किया जाता है, ठीक है, उस क्षेत्र का उत्थान किया जाता है, उसके बारे में लिखना है हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट इन डिटेल अबाउट द मॉडल्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, जैसे कि ग्रोथ पोल मॉडल है, पैरोक्स का मॉडल जो है, ठीक है ना, वो रीजनल डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ पे काम आए हैं वो वाले मॉडल्स, उनके बारे में लिखना है डिटेल में। हाँ जी, दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अब शॉर्ट आंसर्स में भी आया था, लॉन्ग में भी। राइट इन डिटेल अबाउट द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया वो कब स्टार्ट हुए थे। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज, एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, उनको एम्पावर करना, उनको मजबूत स्थिति प्रदान करना, ठीक है, क्या प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना ताकि उनको इनसिक्योर ना लगे, ठीक है, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू द ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, किस प्रकार से वहाँ पे क्या क्या विकास के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि लैंड राइट्स के बारे में उनको बताया गया है कि आपकी भूमि के कौन कौन से आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, उसके बाद हेल्थ के बारे में, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता की गई है हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, फिर सोशल जस्टिस के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फिर कल्चरल प्रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है ना, कल्चर प्रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है, ये सारे काम किए गए हैं कहाँ पे, ट्राइबल एरिया में उनके उत्थान के लिए किए गए हैं, यही है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आ गया डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, पहले भी बताया मैंने, डीवीसी जो है वो पहला मल्टीपर्पज जो डैम था वो लगाया गया था, अर्लीस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज, सबसे पहली अर्लीस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज थी डीवीसी, सबसे पहले यही स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना, जॉइंट वेंचर था, ये कहाँ कहाँ पे लगाया गया था, कौन से क्षेत्र में बांध लगाए गए थे, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, में, ठीक है ना। कब स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट, डीवीसी हुआ था स्टार्ट 7 जुलाई को 1948 को, ठीक है ना, ऑन द रिवर दामोदर, कौन सी नदी पर लगाया गया था, दामोदर नदी के ऊपर लगाया गया था, दामोदर नदी को हम क्या बोलते हैं, सौर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इसीलिए इसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, उन बाढ़ों की रोकथाम के लिए, उनको रोकने के लिए हमने ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाया गया था। सबसे पहले प्रपोज किए गए थे आठ मल्टी पर्पज जो प्रोजेक्ट्स थे उनको लगाया जाना था, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे आपको उनके नाम पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला था तिलैया बांध बनाने का प्रोजेक्ट था, बाल पहाड़ी, ठीक है, बाल पहाड़ी, तिलैया, ठीक है, याद होने चाहिए आपको ये 8 प्रोजेक्ट, ठीक है, मैथॉन, ठीक है, मैथॉन जो था वो बराकर नदी के ऊपर लगाया जाना था, बोकारो बांध, ठीक है, उसके बाद था कुन्नार बांध, अय्यर बांध, ठीक है, अय्यर बांध के बाद था पंचेट बांध, ठीक है, और बरमो बांध, ठीक है, लेकिन ये 8 के 8 प्रोजेक्ट ना लगा करके केवल 4 प्रोजेक्ट लगाए गए, क्योंकि पैसों का अभाव था, इस कारण से, ठीक है, पहले फेज में सिर्फ 4 ही लगाए गए थे, प्रपोज 8 थे लेकिन लगाए 4 ही गए थे बांध, ठीक है, तो इस प्रकार से डीवीसी के ऊपर एक वीडियो भी है बहुत अच्छे से, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं मेरे वीडियो को, तो आई होप आपको इस पेपर से मदद मिली होगी, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।